everyone, I'm Neha and I welcome you all on this channel of Brainipedia Skills and आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिफ़ाइन करते हैं, हमें स्टेट लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। उन सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ पे आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बात करते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर इज गवर्न बाय आर्टिकल 168 टू 212 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि मैं बात करूं भाई हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके आर्टिकल्स हमें कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक हमें जितने भी आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में चीज़ें बताते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है ये यूनिकैमरल और बाईकैमरल दोनों ही देखने को मिलता है। यूनिकैमरल मतलब इट कंप्राइजेस द गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में हमें सिर्फ एक गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। हमारे देश के अधिकतर राज्य मोस्ट ऑफ द स्टेट जो होते हैं ना वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं। मतलब अधिकतर राज्यों में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हमें सिर्फ एक ही हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी और साथ ही साथ गवर्नर देखने को मिलेंगे। तो फिर बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट कंप्राइजेस द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई अब जो हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर है इसमें हमें हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउस देखने को मिलेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। वहीं अगर मैं यूनिकैमरल की बात करूं, यूनिकैमरल में आपको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैं बाईकैमरल की बात करूं विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगा। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मतलब कि इन राज्यों में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे यूनिकैमरल और बाईकैमरल के बीच का जो डिफरेंस है काफ़ी आसान है। यहाँ पे यूनिकैमरल में सिर्फ विधानसभा होगी, वहीं बाईकैमरल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक आर लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि हमारा लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा लोअर हाउस यानी कि विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होगा, विधान परिषद जो है वो अपर हाउस यानी कि यहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा जिसे हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और राज्य तो आपने देख ही लिए। चलिए रेलेवेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान में जो कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग प्रोविजंस प्रदान करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट बताता है, मतलब कि राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होने वाला है। ये बात हमें यहाँ पे आर्टिकल 168 से देखने को मिलती है। साथ ही साथ आर्टिकल 168 बोलता है कि जो राज्य हैं या तो उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा या फिर बाईकैमरल। यूनिकैमरल मतलब या तो राज्य चाहें तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रख सकते हैं और अगर राज्य चाहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ही साथ जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे भी रख सकते हैं। मतलब या तो यूनिकैमरल या तो बाईकैमरल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 169। 169 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अब यहाँ पे बोला जाता है 169 में कि हम राज्यों में यहाँ पे या तो अबॉलिशन मतलब अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसे आप भंग कर सकते हैं, और यदि किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो आप वहाँ पे उसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमें आर्टिकल 169 प्रदान करता है कि मतलब आप चाहें तो अबॉलिश कर दें, चाहे तो फॉर्मेशन कर दें, किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। Parliament can create or abolish a legislative council in a state if the state legislative assembly passes a resolution by special majority. अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये अबॉलिशन और क्रिएशन कौन करेगा, तो ये अबॉलिशन और क्रिएशन कराया जाएगा हमारे सांसद यानी कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। और ये कब कराया जाएगा, जब किसी भी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कि
हम अपने राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का या तो फॉर्मेशन कराना चाहते हैं सर, या तो फिर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारे राज्य से हटाना चाहते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारा जो पार्लियामेंट यानी कि सांसद है उसे एम्पावर किया जाता है आर्टिकल 169 के अंतर्गत कि भाई आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, भारत देश के किसी भी राज्य में या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कीजिए, लेकिन यदि उस राज्य में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चाहती है कि हम इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दें, भंग कर दें, हटा दें, ख़त्म कर दें, तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 बताता है हमें कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 170 बोलता है कि भाई किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। आर्टिकल 170 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 171 यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, मतलब 170 LA की बात करेगा, 171 LC की बात करेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 171 है, इट डिटेल्स द मेथड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आर्टिकल 171 यहाँ पे हमें बताता है कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उनका इलेक्शन होता है, साथ ही साथ कंपोजिशन के बारे में भी बातें देखने को मिलती हैं। तो ये दो आर्टिकल्स तो काफ़ी आसानी से आप लर्न रख सकते हैं। 170 LA की बात करेगा और 171 LC की यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 हमें ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बताता है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टर्म ऑफ 5 years अनलेस इट डिसॉल्व्ड अर्लियर। बताता है कि भाई जब एक बार एक स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है तो उसका टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड कितना देखने को मिलता है, कार्यकाल कितना देखने को मिलता है, और वही कार्यकाल हमें आर्टिकल 172 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आर्टिकल 172 बोलता है कि किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का जो टाइम पीरियड होगा, जो कार्यकाल होगा, वो 5 सालों का होगा। अगर लेकिन 5 साल के पहले भी वो भंग हो सकती है, उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ कोई बात क्यों नहीं कही गई, क्योंकि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस होता है, उसका डिसोल्यूशन नहीं होता। उसके हर 2 साल में 2/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स का वहाँ पे सिलेक्शन यानी कि इलेक्शन होता है और वहाँ पे न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इसमें ऐसा नहीं होता। हर 5 सालों में नई असेंबली का फॉर्मेशन जो है हर राज्य में किया जाता है। आर्टिकल 170 पे आते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब आर्टिकल 173 बताता है कि भाई यदि आप चाहते हैं कि आप स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा बने, आप लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का हिस्सा बने, तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। भाई क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक तरीके से उम्मीदवार बन सके स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बनने के लिए, MLA बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए। तो इट स्पेसिफाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ मेंबर। आर्टिकल 173 यहाँ पे क्राइटेरियाज बताता है कि भाई ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें आपको फुलफ़िल करना होगा यदि आप यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 174, सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे बताता है कि किस प्रकार के सेशंस जो हैं हमें स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलेंगे। द गवर्नर समन्स, प्रोरोग्यूज एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब भाई यहाँ पे आर्टिकल 174 के अंतर्गत हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारे गवर्नर हैं ये हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को ही समन कर सकते हैं, मतलब मीटिंग बुला सकते हैं, किसी प्रकार की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं।
देन आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 बताता है दैट राइट ऑफ अ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गवर्नर है, हर राज्य के गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो यहाँ पे हाउस जो होते हैं, दोनों ही हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मीटिंग वगैरह बुला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैसेजेस हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़ रही है इंपॉर्टेंट मैसेज की, कोई संदेश यहाँ पे पहुँचाना है, तो ये अधिकार है गवर्नर के पास कि वो दोनों ही हाउस में मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ दोनों ही हाउस को एड्रेस भी कर सकते हैं। तो ये बात करता है आर्टिकल 175। Then Article 176, special address by the governor at the commencement of first session after election and at the beginning of each year। देखिए भाई, यहाँ पे जब हमारा इलेक्शन हो जाता है, नई नई लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन होता है, तो जो पहला सेशन होता है उसका जो स्पेशल एड्रेस होता है, मतलब एक तरीके से पहली बार जो स्पीच वगैरह होती है उसे देते हैं हमारे गवर्नर। तो यहाँ पे आर्टिकल 176 बोलता है कि यहाँ पे गवर्नर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल स्पीच, स्पेशल एड्रेस जो है करने वाले हैं। कब? पहली बार तो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, मतलब जब इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उस कंडीशन में, और हर साल के बिगनिंग में, मतलब जब हर साल नई शुरुआत होती है सेशंस की, उन हर सालों में यहाँ पे गवर्नर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे जो लेजिस्लेचर के हाउस हैं उन्हें यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं, मतलब स्पीच वगैरह प्रदान करेंगे। किस तरीके से चीज़ें होंगी, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट की जाएगी, गवर्नर से स्टार्ट की जाएगी। आर्टिकल 177, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे आर्टिकल 177 हमें बताता है कि किस प्रकार के अधिकार हम देने वाले हैं एडवोकेट जनरल और मिनिस्टर्स को स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में। मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट वोट इफ दे आर नॉट मेंबर्स। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल होते हैं, ये प्रोसीडिंग्स में, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी वोटिंग की तो ये अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो यहाँ पे उस हाउस के मेंबर नहीं है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो उस कंडीशन में वो यहाँ वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे मेंबर नहीं है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ पे मेंबर वो नहीं है, यहाँ पे वो पार्टिसिपेशन नहीं करते, MLA नहीं है, ये पोस्ट उन्हें नहीं है, इलेक्शन के द्वारा वो नहीं चुने गए हैं, देन उस कंडीशन में उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे मीटिंग में जो वोटिंग कंटेस्ट की जा रही है उसमें अपना वोट कास्ट कर सकें। ये बात बताई जाती है आर्टिकल 177 में कि भाई यदि वो चाहें तो मीटिंग में आके बैठ सकते हैं, जो प्रोसीडिंग चल रही है उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग के लिए वोटिंग की जाएगी तो उस वोटिंग में इनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना जो एक तरीके से वोट है उसे वहाँ पे कास्ट कर सकें। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी कई हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 196 जो है प्रोसीजर फॉर पासिंग बिल बताता है कि मतलब हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में यदि कोई बिल का इंट्रोडक्शन होता है तो वो किस तरीके से पास किया जाता है, पूरा ही प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस इफ बाई कैमरल एंड मस्ट बी पास बाय बोथ हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, सामान्य बिल होते हैं, वो दोनों में से किसी भी हाउस में पास किए जा सकते हैं यदि उस राज्य में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो। अगर यूनी कैमरल है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि बाई कैमरल है तो उस कंडीशन में जो सामान्य बिल होगा, जो हमारा सिंपल ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, वो किसी भी हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी में भी आप पेश कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर आपको बिल को एक्ट बनाना है तो उसके लिए दोनों ही हाउस से उसे आपको पास करवाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एक ही हाउस है, मतलब विधानसभा के लिए है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे दो हाउस का, सिर्फ एक ही हाउस से पास करवाइए, मेजॉरिटी लाइए और आपका बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपको देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ही हाउस से उस बिल को आपको पास करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी होती है नॉर्मल बिल्स के लिए। देन आर्टिकल 198, स्पेशल प्रोविजंस फॉर मनी बिल। भाई ये जो मनी बिल्स होते हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टेट के कंटेक्स्ट के जो मनी बिल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, और यही पॉसिबल है अगर किसी भी राज्य में
यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं, और वहाँ पे आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस कराना है। तो मनी बिल का इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले कहाँ कराएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में कराएंगे। आप सबसे पहले उसे विधानसभा के सामने पुट फॉरवर्ड करेंगे कि भाई ये हमारा मनी बिल का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से हम कार्य करना चाहते हैं। और जब वो वहाँ से पास होगा उसके बाद ही वो कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। आप कभी भी किसी भी मनी बिल को किसी भी राज्य की विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। ये बात हमसे बोलता है आर्टिकल 198। अब आर्टिकल 200 हमसे क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट द एसेंट्स टू बिल। देखिए, द गवर्नर कैन एसेंट, विथ होल्ड एसेंट और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब देखिए भाई, कोई भी बिल यहाँ पे एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारे गवर्नर उस पर साइन नहीं करते, गवर्नर अपना एसेंट यहाँ पे प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल पे अपना एसेंट प्रदान कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको मंजूरी देता हूँ, आप ये कार्य कर सकते हैं। और यदि वो चाहे तो कुछ समय तक उस बिल को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भाई अभी मेरा मन नहीं है, अभी मुझे सही नहीं लग रहा है इस पर साइन करना, मैं कुछ समय बाद साइन करूँगा। या फिर अगर उन्हें लगता है कि ये जो बिल उनके पास आया है ये किसी नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करता है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर ये कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में राष्ट्रपति को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति की सलाह मशवरा मुझे लेना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिल को संभाल के अपने पास रख ले और ये बोले कि भाई इस बिल के लिए पहले मैं राष्ट्रपति सर से डिस्कशन करूँगा, कंसिडरेशन लूँगा, उसके बाद ही मैं इस बिल पे एसेंट जो है प्रदान करूँगा। 3 प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, या तो हमारे गवर्नर डायरेक्टली साइन कर दे, दूसरी कुछ समय तक अपने पास रख लें कि भाई थोड़ा टाइम विचार सोचने का टाइम दीजिए, विचार करूंगा उसके बाद साइन करूंगा, तीसरी चीज़ भाई मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे राष्ट्रपति से डिस्कशंस करने हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा? साइन करूँगा। तो ये तीनों ही बातें हमें आर्टिकल 200 में देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 201, बिल रिजर्व्ड for the president can assent, withhold assent or return the bill for reconsideration। अब आर्टिकल 201 हमसे बोलता है कि जो बिल है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जाता है, जिनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। मतलब हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के भी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, कैसी? या तो वो भी डायरेक्टली साइन कर दे, विथ होल्ड एसेंट मतलब कुछ समय के लिए रोक ले कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच विचार के आपको बताऊंगा कि मैं इस बिल पे साइन करूंगा या नहीं। बेसिकली उन्हें साइन तो करना ही पड़ता है, मना नहीं कर सकते वो। और फिर उसके बाद और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, या तो फिर वो क्या करेंगे? बिल जो है आपके पास रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे आप फिर से इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार की 3 पावर्स हमें देखने को मिली राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 में। कौन कौन सी? जो कुछ बिल होंगे वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व के रखे जाएंगे और उन बिल्स पे राष्ट्रपति या तो डायरेक्टली फैसला सुना दे, एसेंट प्रदान कर दे, या फिर वो उस बिल को कुछ समय के लिए अपने पास संभाल के रखें कि भाई कुछ समय बाद मैं साइन करके आपको प्रदान कर दूंगा। या फिर वो चाहें तो बोलें कि भाई मैं इस बिल को रिटर्न कर रहा हूँ, आप इसको रिकंसिडर कीजिए, आप इस पर फिर से पुनर्विचार कीजिए, आप इसे और बेहतर बना के मेरे सामने पेश कीजिए। तो ये पावर्स हमारे राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं आर्टिकल 201 के द्वारा। देखिए, अब यहाँ पे कुछ अदर की आर्टिकल्स भी होते हैं, किस प्रकार के, चलिए फटाफट देखते हैं। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। अब यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के भी आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट, अप्रोप्रिएशन बिल और टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमें 202 से लेकर 207 तक देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 210 जो है ये बताता है कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज में सारी प्रोसीडिंग जो होंगी, मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो देखिए आर्टिकल 210 बोलता है कि यहाँ पे जो भाषा होगी या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश, और अगर दोनों ही नहीं तो जो उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उस स्टेट लेजिस्लेचर में।
अब यहाँ से मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी राज्य में आप रिसाइड करते हैं, उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आर्टिकल 210 हमें बताता है कि किसी भी राज्य में जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वहाँ पे जो मीटिंग होगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो डिस्कशंस होंगे, डिबेट होगी, वो सारी ही चीज़ें कौन सी भाषा में कराई जाएंगी, कंडक्ट कराई जाएंगी। तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और अगर दोनों ही नहीं तो कुछ राज्य की, किसी भी स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में सारी ही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो एवरीवन, आज हम लोगों ने जो स्टेट लेजिस्लेचर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हें डिस्कस किया। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और अश्योर करना चाहूँगी कि आने वाली क्लास में हम एक बहुत ही फ़न ट्रिक देखेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक देखेंगे, जिस ट्रिक से आप इन सभी आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। उस फ़नी ट्रिक के साथ आप इन आर्टिकल्स को ना बहुत लंबे समय तक याद कर पाएंगे, और इन्हें लर्न करना, इन्हें लंबे समय तक याद रखना आपके लिए काफ़ी फ़न हो जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी, ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लेक्स और बोरिंग लगता है, स्पेशली आर्टिकल लर्न करने वाला जो पार्ट होता है। तो उस आर्टिकल लर्न करने वाले पार्ट को ही आपके लिए ईजी और फन बनाने के लिए मैंने वो ट्रिक जो है यहाँ पे यूज़ की है, और आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको वो ट्रिक ज़रूर देखने को मिलेगी। उस ट्रिक से हम स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, उन्हें काफ़ी फ़न वे में लर्न करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसी ही रोचक वीडियोज़ के लिए, शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, जिसमें आप जल्दी से इंडियन पॉलिटी को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, ब्रेनीपीडिया स्किल्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई रियली होप you all are doing well, you all are healthy, and you all are happy. At last, I would like to say just one thing, that thanks for watching the video. Thank you.